बाज वजूहात की बिना पर यह भी नहीं बता सकता कि शहनाज के मुतालिक इत्तला देने वाला कौन है। खैर, मैं इसके लिए आपको मजबूर ना करूंगा। मैं तो इस वक्त महज शहनाज की तरफ से सफाई पेश करने के लिए आया था, फरीदी ने कहा। इसकी तरफ से अब मुतमईन रहे, सिन्हा ने उठते हुए कहा। मैं अब मुआफी चाहता हूं, एक जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है। जरूर जरूर, फरीदी ने उठकर इससे हाथ मिलाते हुए कहा। सिन्हा चला गया। नौजवान सब इंस्पेक्टर अभी तक खामोश बैठा था। फरीदी उसकी तरफ मुखातिब हुआ। जी क्या आप अभी हाल ही में यहाँ आए हैं? जी हाँ, ट्रेन लेकर आए हुए अभी सिर्फ 6 माह हुए। अभी तो काम ही सीख रहा हूँ, अब तरक्की करेंगे। आपकी बुलंद और कुशादा पेशानी पुकार पुकार कर आपकी जहानत का ऐलान कर रही है, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन इस लाइन में तरक्की करने के लिए थोड़ी सी चालबाजी की भी जरूरत होती है। अब सिन्हा साहिब ही को ले लीजिए, कितनी होशियारी और एहतियात से काम ले रहे कि अभी तक इस बात का भी ऐलान नहीं किया कि मकतूल राजकुमार नहीं बल्कि मशहूर बदमाश राम सिंह है। अगर ये इस केस में कामयाब हो गए तो उनका सर्किल इंस्पेक्टर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप लोगों की मोहब्बत साथ रही तो मेरा तरक्की करना मुश्किल ना होगा। नौजवान सब इंस्पेक्टर निहायत सादतमंदी से बोला। मेरे लायक जो खिदमत हो उसके लिए हर वक्त तैयार हूं। मुझे न जाने क्यों अब से कुछ उनसियत सी हो गई है। लीजिए सिगार पीजिए, फरीदी ने सिगार का डब्बा बढ़ाते हुए कहा। नौजवान सब इंस्पेक्टर ने एक सिगार लिया और सुलगाकर हल्के हल्के किश लेने लगा। ना जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि इस केस की निजी तौर पर तफ्तीश करूं और कामयाबी हो जाने पर मशहूर कर दूं कि इसकी कामयाबी का सेहरा आप ही के सर है। नौजवान सब इंस्पेक्टर की आंखें खुल गईं और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकल सका, अरे क्या नहीं, वाकई न जाने क्यों मैं आपको तरक्की करता हुआ देखना चाहता हूं। मैं ये जानता हूं कि ये केस सिन्हा साहिब की हित धर्मी की वजह से महकमा सुराग रसानी के सुपुर्द न किया जाएगा और मेरा दिल भी चाहता है कि इसकी तफ्तीश करूं। लिहाजा उसका नतीजा यही होगा कि निजी तफ्तीश के बाद मुझे किसी न किसी के सर उसकी कामयाबी का सेहरा जरूर बांधना पड़ेगा। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि वो आप ही क्यों ना हूं। अरे साहिब, अगर ऐसा हो तो क्या कहना, मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान तसव्वुर करूंगा। नौजवान इंस्पेक्टर बोला। लेकिन इसके लिए राजदारी शर्त है, फरीदी ने कहा। और अभी तक तो यही पता नहीं चल सका कि शहनाज के मुतालिक इत्तला देने वाला कौन है। अब मुतमईन रहे, मैं किसी से इसका तज़किरा ना करूंगा, नौजवान सब इंस्पेक्टर ने कहा। और शहनाज के मुतालिक इत्तला देने वाली एक औरत है, वो कौन औरत है? फरीदी ने जल्दी से पूछा। लेडी सीताराम, नौजवान सब इंस्पेक्टर ने आहिस्ता से कहा। कल आपके चले जाने के बाद वो हमें होटल में मिली थी। बहुत खूब, अच्छा, इसका तज़किरा सिन्हा साहिब से न कीजिएगा, अब हम चलते हैं, फरीदी ने उठते हुए कहा। हाँ, मैं आपका नाम पूछा तो भूल ही गया, मुझे जगदीश कुमार कहते हैं, सब इंस्पेक्टर ने उठकर हाथ मिलाते हुए कहा। अच्छा जगदीश साहिब, घबराए नहीं, पुलिस के बड़े ओहदे आपका इंतजार कर रहे हैं, फरीदी ने कहा और हमीद को लेकर बाहर चला गया। कहो बरखुरदार कैसी रही? फरीदी ने कार में बैठते हुए कहा। भाई, आपको घुसना भी खूब आता है, हमीद हंसकर बोला। फरीदी हंसने लगा। अब कहाँ चल रहे हैं? हमीद ने पूछा। सिविल सर्जन के पास, फरीदी ने कहा। क्यों, वहां क्या करना है? रिश्वत देकर अपने लिए 1 माह की छठी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लूंगा, फरीदी ने कहा। ये क्यों? हमीद ने हैरत से कहा। मैं कुत्तों की नुमाइश देखने बाहर जा रहा हूं, अपने कुछ उम्दा किस्म के कुत्ते भी अपने साथ ले जाऊंगा, फरीदी ने कहा। लेकिन आप तो निजी तौर पर इस केस की तफ्तीश करने जा रहे थे, हमीद ने हैरत से कहा। मेरे ख्याल से तो उसकी कोई जरूरत नहीं, असली मकसद तो शहनाज को बचाना था, सो वो पूरा हो गया। ताज्जुब है कि आप ऐसा कह रहे हैं, क्या आपको इस पर यकीन है कि सिन्हा सचमुच शहनाज का पीछा छोड़ देगा? अगर ऐसा था तो उसने लेडी सीताराम का नाम क्यों छुपाया? इससे मालूम होता है कि वो सफाई दे देने के बाद भी शहनाज पर शुबा कर रहा है। कुछ भी हो, मेरा जाना जरूरी है। मैं नुमाइश के मुंतजिम से वदा कर चुका हूं, अलबत्ता ये हो सकता है कि नुमाइश खत्म होते ही फौरन वापस आ जाऊंगा, फरीदी ने कहा। खैर साहब, जाइए अब, भला मेरे लिए क्यों तकलीफ करने लगे? जानते हैं कि शहनाज मेरी दोस्त है, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। अब गधे हैं,
फरीदी ने कहकर कार शहनाज के घर की तरफ मोड़ दी। शहनाज बेली रोड पर एक छोटे से खूबसूरत मकान में रहती थी। इस वक्त वहां न जाने क्यों अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। शहनाज की बूढ़ी मुलाजिमा हाथ नचांचा कर लोगों से बातें कर रही थी। क्या बात है? हमीद ने कार से उतरकर इससे पूछा। अरे साहिब, न जाने क्या हो गया, वो हामकती हुई बोली। क्या हो गया? हमीद ने हैरत से कहा। अभी मिस साहिबा यहाँ खड़ी थी, मैं वहां बरामदे में देख रही थी। अचानक एक मोटर यहाँ आकर रुकी। इस पर से 2 आदमी उतरे और उन्होंने मिस साहिबा को उठाकर मोटर में डाल दिया और मोटर ये जा वो जा न जाने कहां गायब हो गए। हाय, अब क्या होगा? मुलाजमा रोती हुई बोली। मोटर किधर गई? फरीदी ने जल्दी से कहा। और कितनी देर हुई? मोटर का रंग कैसा था? मुश्किल से 15 मिनट हुए होंगे, मुलाजमा ने दखन की तरफ हाथ उठाते हुए कहा। मोटर इस तरफ गई है। मोटर का रंग कत्थई था, बिल्कुल नई मालूम होती थी। फरीदी की कार तेजी से दखन की तरफ जा रही थी। ये तो बहुत बुरा हुआ, फरीदी ने कहा। हमीद गुस्सा में होंठ चबा रहा था। वो दोनों घंटों सौ के नाचते फिरे, लेकिन कत्थई रंग की नई कार कहीं न दिखाई दी। सब्र करो मियां हमीद, इसके अलावा कोई और चारा नहीं, फरीदी ने इसका शाना थकते हुए कहा। नमक छिड़ के जख्मों पर हमीद ने बोरा सा मुंह बनाकर कहा। अब सिविल सर्जन के हाथ चलना चाहिए, फरीदी ने कहा। मुझे तो आप यहीं उतार दीजिए, जब तक मैं इस कार को तलाश न कर लूंगा मुझे चैन न आएगा, हमीद ने कहा। अहमक हो, इस शहर में कत्थई रंग की दर्जनों कारें होंगी। चीफ इंस्पेक्टर की कार कत्थई रंग की नहीं, इस तरह भी कहीं सुराग मिला करता है। फिर बताइए मैं क्या करूं, हमीद ने बेबसी से कहा। मुझे फी अलहाल जाने दो और खुद सीताराम की कोठी की निगरानी करते रहूं, मगर खबरदार कोई हमाकत ना होने पाए। वापसी पर मुझे मुकम्मल रिपोर्ट देना और सीताराम की कोठी के अंदर जाने की कोशिश न करना। सर सीताराम शहर के मुअज़्ज़ज़ आदमियों में से थे और बेपना दौलत के मालिक थे। उनकी उम्र 55-60 के लगभग रही होगी। 50 साल की उम्र में उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था। पहली बीवी से कोई औलाद न थी। बीवी के मरने के कुछ दिन बाद तक वो ये अहद किए रहे कि दूसरी शादी किसी हाल में न करेंगे, लेकिन आखिरकार उनका दिल उनके एक कर्ज खा की जवान लड़की पर आ ही गया और उन्होंने इसके साथ शादी कर ली। यही लड़की मौजूदा लेडी सीताराम थी। इसके साथ इसकी छोटी बहन कम मुदन्नी भी रो रही थी। सर सीताराम इसे आला तालीम दिला रहे थे। सर सीताराम के साथ उनका भतीजा सरिंदर कुमार भी रहता था, जो 3 साल कबल इंग्लैंड से एमए की डिग्री लेकर वापस आया था। ये एक तंदुरुस्त नौजवान था। सर सीताराम उसे बेटों की तरह अजीज रखते थे। अमूमन देखा गया उनके पास तकरीबन 60-70 कुत्ते रहे होंगे और सब अपनी मिसाल। अब दुनिया की कोई मशहूर नस्ल ना रही होगी जिसका एक आध जोड़ा उनके पास ना हो। शहर में वो कुत्तों के स्पेशलिस्ट समझे जाते थे। इस लाइन में उनकी तजर्बाकारी का ये आलम था कि महज कुत्तों की आवाज सुनकर उसकी नस्ल के बारे में पूरे लेक्चर दे डालते थे। हमीद ने इन सारी बातों का पता लगाया था। इसे रह रहकर फरीदी पर गुस्सा आ रहा था। वो इसकी परेशानियों की परवाह किए बगैर कुत्तों की नुमाइश में हिस्सा लेने के लिए बम्बई चला गया, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। फरीदी बहरहाल इसका ऑफिसर था। हमीद दिन में कई बार सर सीताराम की कोठी का चक्कर लगाता, लेकिन बेसूद, किसी किस्म का कोई सुराग न मिला। इसे सबसे बड़ी परेशानी शहनाज की वजह से थी, वरना भला वो क्यों खामखा अपना वक्त बर्बाद करता। मालूम नहीं वो कहां और किस हाल में होगी। इस दौरान में फरीदी की तरफ से मैदान साफ देखकर इंस्पेक्टर सिन्हा ने भी नए गिल खुलाने शुरू किए। एक दिन अखबारात में खबर देखने में आई कि होटल में खुदकशी करने वाला कोई राजकुमार नहीं बल्कि मशहूर औरत फरोश राम सिंह था। फिर दूसरे दिन अखबार वाले चीख रहे थे कि राम सिंह ने खुदकशी नहीं की थी बल्कि इसको किसी ने कत्ल कर दिया था, और सारी सुराग रसानी का सरा इंस्पेक्टर सिन्हा के सर बांधा जा रहा था। अखबारात दिल खोलकर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। ये सब देखकर हमीद का खून खोलने लगा। वो कोतवाली पहुंचा। इत्तेफाकन इंस्पेक्टर सिन्हा से जल्द ही मुठभेड़ हो गई। कहिए हमीद साहब, मिजाज तो अच्छे हैं, इंस्पेक्टर सिन्हा ने मुस्कुरा कर कहा। जी हाँ, काफी अच्छे, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। भाई क्या करूं, मजबूरन शहनाज का वारंट गिरफ्तारी जारी करना पड़ा।
वारंट गिरफ्तारी। हमीद चौंक कर बोला, क्या मतलब? जी हाँ, वो बहुत अय्यार औरत मालूम होती है। ये क्या बकवास है? इसे तो कुछ लोग जबरदस्ती पकड़ कर ले गए, हमीद ने कहा। सिन्हा हंसने लगा। अभी आपकी उम्र ही क्या है हमीद मियाँ, मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए, सिन्हा ने कहा। क्या मतलब? हमीद बोला। अच्छा ये बताए, क्या आपने अपनी आंखों से देखा था कि कुछ लोग इसे जबरदस्ती पकड़ कर ले गए? नहीं, लेकिन हम लोग ठीक इस वक्त पहुंचे थे जब इसकी नौकरानी मकान के सामने खड़ी शोर मचा रही थी। तो फिर मामला साफ है, सिन्हा ने हाथ मिलते हुए कहा। शहनाज ने बड़ा उम्दा प्लान बनाया। एक तरफ इसने आप लोगों से अपनी सफाई दिलवाई और दूसरी तरफ अपनी बेगुनाही का और ज्यादा यकीन दिलाने के लिए इस तरह गायब हो गई। ढाई बिला की अय्यार औरत निकली। तो इस तरह फिर यह भी कहा जा सकता है कि मैं और फरीदी साहिब भी इस कत्ल में शरीक हैं, क्योंकि वो आखिर तक हमारे साथ रही थी। हमीद ने गुस्सा से कहा। मैं ये नहीं कहता कि आपकी गवाही गलत है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसने आप लोगों को भी धोखा दिया हो? इंस्पेक्टर सिन्हा ने कहा। कतई नामुमकिन है। हो सकता है, इंस्पेक्टर सिन्हा ने आहिस्ता से कहा और अपनी मेज पर रखे हुए कागजात उलटने पलटने लगा। हमीद गुस्सा में अपने होंठ चबा रहा था। वो थोड़ी देर तक यूं ही बैठा रहा, फिर खामोशी से उठकर बाहर निकल आया। शाम हो रही थी, बाजार में काफी भीड़ हो गई थी। हमीद बारी तरह उलझ रहा था। इस वक्त सिन्हा से गुफ्तगू करने के बाद से इसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था। दिल बहलाने के लिए वो एक रेस्तोरां में चला गया। थोड़ी देर तक बैठा चाय पीता रहा, लेकिन वहां भी दिल ना लगा। वहां से निकलकर वो फुटपाथ पर खड़ा हो गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने एक टैक्सी रुकवाई और उस पर बैठकर सर सीताराम की कोठी की तरफ रवाना हो गया। कोठी के करीब इसने टैक्सी रुकवाई और वहां से पैदल चलता हुआ किताबों की एक दुकान पर आया। यहाँ इसके और कोठी के दरमियान में सिर्फ सड़क हाइल थी। वो बज़ाहिर काउंटर पर लगी हुई किताबें उलट पलट रहा था, लेकिन इसकी निगाहें कोठी के पाए बाग के फाटक की तरफ लगी हुई थी। थोड़ी देर के बाद सर सीताराम एक कत्थई रंग के स्पेनल कुत्ते की जंजीर थामे कोठी से बरामद हुए। ये उनकी सैर का वक्त था। उनकी आदत थी कि वो रोजाना शाम को अपने किसी चहीते कुत्ते को हमरा लेकर हुआ खौरी के लिए पैदल लॉरेंस गार्डन तक जाया करते थे। हमीद उन्हें जाता हुआ देखता रहा। इसने जल्दी से एक किताब खरीदी और सर सीताराम के पीछे चल पड़ा। सर सीताराम बुढ़ापे की सरहदों में जरूर कदम रख चुके थे, लेकिन इसके कौमी अभी तक काफी मजबूत मालूम होते थे। चेहरा दाढ़ी और मूंछों से कतई आजाद था। भरे हुए चेहरे पर पहले पहले होंठ कुछ अजीब से मालूम होते थे। कनपटी और आंखों के दरमियान बेशुमार शिकने थीं। निचला जबड़ा चेहरे के ऊपरी हिस्से की बानिस्बत ज्यादा भारी था। उनकी चाल में एक अजीब किस्म की शान पाई जाती थी, जिसमें गुरूर की आमेजिश ज्यादा थी, या फिर उनमें यह अंदाज 25 साल तक फौजी जिंदगी बसर करने की वजह से पैदा हो गया हो। वैसे वो काफी मिलनसार मशहूर थे। हमीद उन्हें कई बार देख चुका था। वो उन्हें एक खतरनाक आदमी समझने लगा था। इल्म अल-क़ियाफ़ा के माहिरीन की तरह वो भी इसी पर ईमान रखता था कि भारी जबड़ों के लोग अमूमन जालिमाना रुझानात के मालिक होते हैं। न जाने क्यों इसका दिल बार बार कह उठता था कि राम सिंह वाले मामले में उन हजरत का हाथ है और शहनाज को गायब करा देने के जिम्मेदार भी यही है। हमीद बराबर सर सीताराम का ताक़ुब किए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो लॉरेंस गार्डन पहुंच गए। चंद लम्हे टहलते रहने के बाद वो एक बेंच पर बैठकर सताने लगे। हमीद भी कुछ दूर हटकर एक बेंच पर बैठकर किताब के वरक उलटने लगा। वो सोच रहा था कि किस तरह सर सीताराम से जान पहचान पैदा करे। अचानक गुर्राहट की आवाज सुनाई दी और एक पीले रंग का खौफनाक कुत्ता मेहंदी की बाढ़ फैलाता हुआ सर सीताराम के कुत्ते पर झपट पड़ा। उसने उनके कुत्ते को 2-3 पिटखनियां दी और उसकी गर्दन दबाकर बैठ गया। सर सीताराम के कुत्ते ने सहम कर आवाज भी निकालनी छोड़ दी थी। सर सत्याराम बेंच पर खड़े होकर चीख रहे थे, ए हटो हटो डंगों के बच्चे। एक आदमी मेहंदी की बाढ़ की दूसरी तरफ से कहता हुआ कूदा। इसने झपट कर पहले कितने के पट्टे पर हाथ डाल दिया। उसकी गिरफ्त से आजाद होते ही सर सीताराम का कुत्ता भागकर बेंच के नीचे दबक गया। नौवारिद एक अजीब अलखलकत आदमी मालूम होता था।
देखने में वो काफी मुहज्जिब मालूम होता था, लेकिन चेहरे से बिला की अयारी और मक्कारी जाहिर हो रही थी। इसके सुर्ख व सफेद चेहरे पर गहरे सिया रंग की फ्रेंच किट दाढ़ी बड़ी अजीब लग रही थी। आंखों पर बगैर फरेम का सुर्ख सा चश्मा था, मूंछें बारीक और नोकीली थीं। जिस्म की साख्त चीख चीख कर कह रही थी कि वो कड़ी मेहनत का आदी है। इसने सिया रंग का सूट पहन रखा था। मजमूई हैसियत से वो किसी ऊंची सोसाइटी का फर्द मालूम होता था। जनाब, मुझे नदामत है, इसने पीले कुत्ते को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। मगर इतना खौफनाक कुत्ता, आप उसे इस तरह आजाद क्यों छोड़ देते हैं? सरिता राम ने गंदा सा मुंह बनाकर कहा। आप एक भारी जुर्म कर रहे हैं। जुर्म? अजनबी ने चौंक कर कहा, भला इसमें जुर्म की क्या बात है? ऐसे खतरनाक कुत्ते को आजाद छोड़ देना जुर्म नहीं तो और क्या है? आप फिर शायद आप उसकी नस्ल से नावाकिफ हैं। ये अफ्रीकी नस्ल का येलो डंगो है। बाज औकात ये शेर और चीते से भी टुक कर ले लेता है। ये आपको मिला कहां से और यहाँ की आबो हुआ में अब तक जिंदा कैसे है? अजनबी सर सीताराम को हैरत से देख रहा था। उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। वारे मेरी किस्मत, वो तकरीबन चीख कर बोला। सारे मुल्क में अब ही मुझे कुत्तों के मामले में इतने तजर्बाकार नजर आए हैं। मुझे अब से मिलकर बेहद खुशी हुई है और मुझे खुद हैरत है कि ये कुत्ता यहाँ की आबो हुआ में किसके पास था और यहाँ जिंदा कैसे रहा। क्या मतलब? सर सीताराम ने चौंक कर कहा। तो क्या ये कुत्ता आपका नहीं है? जी नहीं, ये बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से मुझ तक पहुंचा है। अजनबी ने अपने पाइप में तंबाकू भरते हुए कहा। सर सीताराम तवज्जो और दिलचस्पी के साथ अजनबी को देख रहे थे। हमीद का दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था क्योंकि वो इस कुत्ते को पहचानता था। 3-4 दिन की बात है, अजनबी कहने लगा। मैं शिकार खेल कर वापस आ रहा था। मैंने एक चलती हुई ट्रेन के जानवरों के डब्बे से इस कुत्ते को कूद कर बाहर आते देखा। ट्रेन गुजर गई और ये भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैंने कार रोक दी और उतरकर उसे पकड़ लिया। तब से ये मेरे पास है। लेकिन ये इतनी जल्दी आपके काबू में कैसे आ गया? सर सीताराम पलकें झपकाते हुए कहा। वो मेरे लिए ये कौन सी बड़ी बात है? अजनबी मुस्कुरा कर बोला। मैंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अफ्रीका के जंगलों में गुजारा है। मैं इस जात के कुत्तों की नस नस से वाकिफ हूँ। अजनबी ने अपने कुत्ते के गिले में जंजीर डालकर उसे एक बेंच के पाए से बांध दिया और सर सीताराम के कुत्ते को गोद में उठाकर उसके सर पर हाथ फेरने लगा। मुझे छोटी जात के स्पैनल बहुत पसंद हैं, अजनबी बोला। आप बहुत शौकीन आदमी मालूम होते हैं। क्या आपके पास और कुत्ते भी हैं? जी हाँ, सर सीताराम मुस्कुरा कर बोले। तकरीबन 5-6 दर्जन। अजनबी चौंक कर बोला। तब तो आप वाकई बिल्कुल मेरे हम मजाक हैं। तो क्या अब भी? सर सीताराम ने कहा। जी हाँ, अजनबी ने जवाब दिया। आपकी तारीफ, सरिताराम ने कहा। अजनबी ने अपना मुलाकाती कार्ड जेब से निकालकर सर सीताराम के हाथ में दे दिया। कर्नल जी पर काशी भी। सर सीताराम ने बुलंद आवाज से कार्ड पढ़ा। और आप? अजनबी ने कहा। लोग मुझे सर सीताराम के नाम से पुकारते हैं। सर सीताराम? अजनबी ने खुशी के लहजे में चीख कर इससे हाथ मिलाते हुए कहा।